हरियाणा में भाजपा सरकार, खट्टर सरकार को 3 साल पूरे हो गए कार्यकाल को। अगर संक्षेप में एक लाइन में इसको कहना है तो केवल एक ही पंक्ति में कहा जा सकता है कि 3 साल हरियाणा बदहाल या 3 साल हरियाणा बेहाल। क्योंकि आज हरियाणा पिछले 50 सालों में भी ऐसी नाकारा सरकार हरियाणा को देखने को नहीं मिली जो ये अब की बार इनको मिली। क्योंकि इस 3 साल में 3 बार राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हरियाणा जलवाया गया और इस सरकार में अब तक 3 घटनाओं में 6 दर्जन से अधिक जो है व्यक्ति पुलिस की गोली से मारे गए, निर्दोष नागरिक मारे जा चुके हैं। और इतने नागरिकों की हत्या आतंकवाद प्रभावित जम्मू कश्मीर में भी नहीं हुई है जितनी यहाँ 3 साल में पुलिस की फायरिंग से यहाँ पर हरियाणा में हुई है। ये शांति प्रिय प्रदेश के हरियाणा के माथे पर अमिट जो है कलंक है, जिसके जरिए खुद सरकार ने प्रदेश भाईचारे को तार तार करने का षड्यंत्र किया है। और ये जो है बात प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट से जो है साबित हो जाती है। और जो पंचकुला में हुआ, जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और सरकार बार बार कोर्ट को भी गुमराह करती रही और मंत्री भी विभिन्न तरीके के बयान देते रहे, ये आप सबको मालूम। तो इस वास्ते मैं कह चुका हूँ सिटिंग जज द्वारा इसकी जांच की जाए जो पंचकुला में हुआ है। और जैसा आपको मालूम है, मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होंगे। तो लोकसभा चुनाव की जो चर्चा है आम यही है कि दिसंबर 18 में हो जाएंगे, जो आम चर्चा है। तो इसका मतलब केवल 1 साल इनका बाकी है। और गत 3 वर्षों में भाजपा सरकार ने प्रदेश को जो है बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। चारों ओर हाहाकार, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है। युवाओं को रोजगार देने की तो दूर की बात, उनके रोजगार छीन कर बेरोजगारों के लिए एक बड़ी फौज हरियाणा में खड़ी कर दी है। और ख़ास तौर पे नोटबंदी और जीएसटी के कारण प्रदेश में व्यापार और उद्योग पूरी तरह चौपट हो गए। जीएसटी से अकेले फरीदाबाद से 1 लाख जो है बेरोजगार हो गए जो नौकरी कर रहे थे। मैं गया था फरीदाबाद, वहाँ उन्होंने ये फिगर दी हमारे को। और बहुत छोटे छोटे उद्योग बंद भी हो गए। इसके विपरीत हरियाणा ने 3 साल में कुल जो है समझो कितने 17,000 ये HPSC में 460 युवाओं को नौकरी दी है इन 3 साल में। और SS बोर्ड के जरिए 6,726 को ही रोजगार दिया है। कुल मिलाकर एकमात्र 7,886 नौकरियां दी जा गई हैं। और जैसा कल मुख्यमंत्री ने कहा कि 17,000 हम नौकरियां दी, उनमें कौन सी नौकरियां 17,000? उनमें से वो हैं 10-12 हज़ार के करीब नौकरियां, 10,000 से 10,000 करीब होगी जो हमारे टाइम में सिलेक्शन हो गया था, जो इन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट 3 साल तक होने नहीं दी, वो हैं उनमें से। तो इनने कौन सी नौकरियां दी? कुल 7,886 बोथ दोनों मिला के, HPSC और SS बोर्ड मिला के हैं। हटाने में इन्होंने कोई 50,000 के करीब जो है बेरोजगार किए, जिसमें से बहुत सारे जैसे जिसमें से 3581 तो ऐसे गैस टीचर जो सुप्रीम कोर्ट से जीत के आ गए। 3500 गैस JBT शिक्षकों को निकालने की योजना है, जिसमें पानीपत या यमुनानगर के 100 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। 2300 कंप्यूटर शिक्षक, 2622 कंप्यूटर लैब, इनको 2-2 बार नौकरी में से निकाल दिया गया है। और आंदोलन करते हैं, फिर बहाल कर देते हैं, फिर नौकरी से निकाल देते हैं, फिर आंदोलन कर, इस प्रकार से। और एक दर्जन से ज़्यादा बार परीक्षाएं जो हैं इनकी लीक होने का रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। जितने टेस्ट होते हैं
सारी परीक्षाएं का पेपर लीक होता है। मोस्टली पेंडिंग और इसमें हैं हाई कोर्ट में चैलेंज हो रही है। हाँ, मोर देन पेपर लीक घोटाला जो आज तक चल रहा है HPSC का, स्टेट क्लर्क, एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज कैडर, बी फार्मेसी, SCS जुडिशरी, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर भर्ती और कंडक्टर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के लीक घोटालों में शामिल हैं। इनके सब के घोटाले जो हैं वो हैं। हरियाणा में कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपराधी निडर घूम रहे हैं और हर व्यक्ति हरियाणा वासी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। असुरक्षा की भावना उनके घर में, उनके दिल में बढ़ गई। हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे घिनौने अपराधों की खबरों से समाचार पत्र भरे रहते हैं। रामपाल प्रकरण, ये जाट आरक्षण का जो हिंसक हुआ और राम रहीम प्रकरण में सरकार की विफलताएं से हर हरियाणा की जुबान पर एक ही बात है, ऐसा लगता है प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है, जैसे मैंने कहा। फिर भाजपा ने अपने उसमें मैनिफेस्टो में 154 वायदे किए थे, उसमें से एक वायदा भी पूरा नहीं किया। पूरा करना तो दूर, उस तरफ किसी की तरफ कदम भी नहीं इन्होंने उठाया। भाजपा ने इस वर्ष जो है गन्ने की, कल ही मैं पढ़ रहा था, 10 रुपये जो है गन्ने की कीमत की बढ़ोतरी अनाउंस की। बड़ी अजीब बात है, जबकि SMP जो सेंटर फिक्स करता है वो 11 रुपये बढ़ा रहे हैं, ये 10 रुपये बढ़ा रहे हैं। 11 रुपये SMP सेंटर ने बढ़ाई है। SMP पूरे देश में लागू होती है, इन्होंने 10 रुपये बढ़ाए हैं। जबकि चीनी जो है हमारे समय में 30 रुपये किलो चीनी बिकती थी, उस समय हमने भाव 310 दिया था। अब चीनी जो है 42 से लेकर 43 रुपये तक किलो की बिक रही है। 400 रुपये कम से कम इनको भाव देना चाहिए था। अब 3 साल में केवल 10 रुपये की बढ़ोतरी, ये एक भद्दा मजाक किसान के साथ इन्होंने किया है। इसी प्रकार से जो एवरेज जो आज है, बॉन्डिंग का जब सवाल आया, एवरेज 400 क्विंटल एक किसान पैदा करता अपने खेत में, और बॉन्डिंग कितनी कर रहे हैं, 140 क्विंटल की। इसका मतलब बाकी 260 क्विंटल वो किसान कहाँ ले जाएगा, अपने सिर पे रख के? यूपी ले जाएगा, पंजाब ले जाएगा, या पाकिस्तान भेजेगा, या अपने खेत में जलाएगा? ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ना शुगर मिल की किसी कैपेसिटी बढ़ाई, और कभी ऐसा टाइम था हमारे समय में यूपी का गन्ना यहाँ आके बिकता था। अब यहाँ का किसान को यूपी में गन्ना ले जाना पड़ रहा है, और उसका किराया और कितना उसको नुकसान हो रहा है, इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। तो हमारी मांग है कि गन्ने का भाव कम से कम 400 रुपये क्विंटल होना चाहिए, और गेहूं के समर्थन मूल्य में केवल 100 रुपये का इजाफा किया। हमारे टाइम तो 6 साल में 138 से 117 से 310 था। हाँ, 117 से हमने 310 बचाया था। इन्होंने 310 से 330 बचाया है, जिसमें से सेंटर ने 11 रुपये बढ़ाया, तो इन्होंने 1 रुपये उसमें भी कटौती कर दी थी। गेहूं के समर्थन की बात कर रहा, 100 रुपये इन्होंने बढ़ाया है, और बड़ी भारी उससे कृषि मंत्री ने और भाजपा के नेताओं ने स्वागत किया है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, अपनी फ़ोटो जो कि बाहर दलाल साहब ने एग्जीबिशन में भी लगाई थी, जो कपड़े कमीज उतार कर आज के कृषि मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमीज उतार कर 2100 रुपये भाव मांग रहे थे उस समय, जबकि लागत आज से 50% के करीब बढ़ गई लागत इन सालों में, तो किस मुंह से ये उसका स्वागत कर रहे हैं? कम से कम स्वागत करते वक्त तो अपने कमीज उतार देते। क्योंकि
ये कहते हैं सबका विकास समान विकास। अब हर शहर में जाओ आप, हुडा सेक्टर्स में जाओ, दूसरे शहर में जाओ, सब जगह पानी की जो सप्लाई है पीने के पानी की पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट करता है। उसका भाव तो सबको एक है, सरकार को तो उसी भाव मिलता है, लेकिन ये दुआ करते हैं हुड्डा के सेक्टरों में 6 गुना भाव कर दिया, 6 से 8 गुना तक भाव, 6 गुना बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया है? हाँ, 6 गुना बढ़ा दिया। और वहाँ पर उससे जितना दूसरे शहर में, एक ही शहर में तो बात कर रहे हैं, एक ही शहर में, तो ये इनका वो है। और हरियाणा की प्राचीन परंपरा ये है, प्यासे के लिए प्याऊ लगाई जाती है और ये प्यासे को और प्यासा बनाना चाहते हैं। तो ये इनकी नीयत है, क्योंकि ये जुमलेबाज सरकार है। जुमलेबाज, इनके जुमले कैसे हैं? किसानों के लिए स्वामीनाथन लागू करेंगे, बजाय उनकी फसलों को मंडियों में अब कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। MSP भी नहीं मिल रही। बाजरा आज खेतों मंडियों में पड़ा है, चाहे वो आपकी सूरजमुखी की बात हो, मक्का की बात हो, ये हर, चाहे सरसों की बात हो, जो है ये आलू की बात हो। अब जैसे गन्ने की कर दी भाई, 1 एकड़ से इतने 140 की बाउंडिंग कर रहे हैं, 140 क्विंटल, जबकि पैदावार उसकी 400 क्विंटल तक होती है, 1000 मन की उस तक। और फसल बीमा के नाम पर किसान को लूटा जा रहा है। वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं है, वो किसान लूट योजना है। 21,000 करोड़ से ज़्यादा प्रीमियम कंपनियों ने ले लिया और कंपनसेशन हार्डली 4,000 करोड़ दिया। 4-5,000 करोड़, 16,000 करोड़ मुनाफा कमाया है कंपनियों ने। ये उन्हीं के लिए, उन्हीं के मुनाफा का ये है। इसी प्रकार से जब ये सरकार का इनका मैनिफेस्टो देखो तो ये इनका वायदा था कि हम बुजुर्गों को 2,000 रुपये पेंशन देंगे। आज क्या है? जो हमारे पेंशन की भी थी वो भी लागू नहीं की, 200 रुपये बढ़ा रहे हैं और लाखों बुजुर्गों की पेंशन काट रहे हैं। टोटल देखोगे तो पहले से कम पेंशन पैसा जा रहा है। इसी प्रकार बेरोजगार युवकों को 9,000 रुपया महीना देने के वायदे में सरकार ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। प्रदेश के कर्मचारी कांग्रेस शासन के आए 6ठे वेतन आयोग की तर्ज पर 7वें आयोग में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नाम मात्र की बढ़ोतरी से उनके मायूसी छाई। और जो हमारा फैसला था, कैबिनेट का फैसला था हरियाणा का, कि पंजाब के उस पर पैटर्न पे हम लागू करेंगे, वो इस सरकार ने आते ही उसको बदला। इनका भी वायदा था पंजाब पैटर्न हम देंगे कर्मचारियों को। तो यही कारण आज सारे कर्मचारी सड़कों पर हैं। इसी प्रकार ये कोई भी बात होती है तो अफसरों पे टालते हैं। पंचकुला का जिम्मेवार कोई, षड्यंत्रकारी कोई, और एक DCP को सस्पेंड कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी निकम्मी नहीं है। हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी वही है जो हरियाणा को नंबर 1 लेके आई थी हमारे समय में पूरे देश में। समस्या यह है कि ये अनुभवहीन सरकार है, इनसे काम नहीं ले पा रही अधिकारियों से, और अपनी कमियों को उनके ऊपर थोप रहे हैं। जो फैसला, बहुत सारे फैसले हैं वो किस स्तर पर लिए जाते हैं सबको मालूम। प्रदेश में लोगों को 24 घंटे बिजली देने का वायदा था, वो एक जुमला बनकर रह गया। जितनी बिजली हमारे समय मिलती थी उतनी भी नहीं मिलती, उससे भी बहुत कटौती इन्होंने की। किसान को 8 घंटे लगातार बिजली नहीं मिल रही, गांव में बिजली नहीं मिल रही, शहरों में इतने कट लगाए हैं। और अनुसूचित जाति के लोगों को मकान देने का वायदा इन्होंने किया था, वो दूर की बात, किसी को 1 इंच ज़मीन नहीं दी। 100 का जो प्लॉट हमने 3,82,000 दिए थे। आज पूरे हरियाणा में कई बार इनसे पूछ चुका मैं, भाई किसी एक व्यक्ति का नाम और गांव बता दो जो इन्होंने किसी को भी एक प्लॉट अलॉट किया। तो ये स्थिति है, और एक के बाद एक इस सरकार ने घोटाला किया है। ये घोटालेबाज सरकार है। भ्रष्टाचार रहित प्रशासन का वायदा जनमानस में के लिए सबसे बड़ा मजाक इसका है। अब भी कोई बात करोगे यही करेंगे। इसमें देखिए गिरदावरी घोटाला, कितना उसका शोर हुआ, गिरदावरी पकड़ी भी गई,
लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई जिम्मेवारी ठहराई गई। गिरदावरी घोटाला किया, फिर रैक्सिल दवाई खरीद में घोटाला किया, फिर आपका ये गली विलियम्स जो सीड्स का घोटाला, गैल्वेनाइज्ड। हाँ गैल्वेनाइज्ड गली विलियम दवाई होती है जी, उसका घोटाला किया। फिर शीट्स होती हैं तो उसमें गैल्वेनाइज कहते हैं ना, तो गैल्वेनियम दवाई का नाम होता है जो गैल्वेनाइज करती है उसको, तो उसका घोटाला। फिर बावल भूमि का अवार्ड, 3600 एकड़ ज़मीन जब अवार्ड सुनाकर किसान को पैसा ना देना पड़े, किसी के हित में किसी को लाभ पहुँचाने के लिए उन्होंने इसको कैंसिल किया। इसी प्रकार से सरस्वती कुंज गुड़गांव मेंबरशिप घोटाला, धान व बाजरे की खरीद का घोटाला, कपास बीज व कीटनाशक खरीद का घोटाला, फसल बीमा का घोटाला, डाडम खनन का घोटाला, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी टिप्पणी की है। कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जज ने भी क्वेश्चन मार्क किया है इसके ऊपर, और अब भी कोई सीबीआई की इंक्वायरी सरकार ने जांच नहीं करी। मैं कहता हूँ इतना भारी ये घोटाला है, उसकी सीबीआई द्वारा जांच करी जानी चाहिए। मीटर खरीद का घोटाला और गुड़गांव मेट्रो रूट जो बदला गया, वो एक बड़ा भारी घोटाला। इस प्रकार से फिर हाइडल प्रोजेक्ट जो योजना है उनका घोटाला, जो ये कौशल्या और वह घग्गर नदी पर 8 हाइडल प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं, वो जो अपना इसका रेगुलेटरी कमीशन का जो चेयरमैन है उसने ऐतराज़ किया, सब्सिडी होती है उसमें, लेकिन 2 मेंबरों ने, और ये उन्होंने अपने उसमें लिख दिया फाइंडिंग में कि ये हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर ऑफिस में डिसाइड किया गया। वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, सरकार का कोई दखल नहीं होना चाहिए, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं, दे दिया। तो इस किस्म से घोटाला के ऊपर घोटाला चला चाहिए। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मैं मांग करता हूँ, हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। नहीं, हाइडल जो प्रोजेक्ट लगाए, जो 8 प्रोजेक्ट किए ना कौशल्या और घग्गर, इस पे घग्गर नदी पर इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट किया गुड़गांव में, हजारों करोड़ का घोटाला। हाँ, और नहर पाट, ये है नहर पाट सरकार, ये पहली सरकार है ऐसी। या तो पंजाब सरकार ने काम किया था, उन्हें तो हरियाणा को मतलब पानी रोकने के लिए किया था, यहाँ तो हरियाणा के आदमी हरियाणा के उसमें पानी जा रहा था। नहर पाट सरकार है। जब सबको मालूम है कि यमुना से सिंचित क्षेत्र, यमुना में पानी कम होता जा रहा है, तो ये एरिया सारा यमुना से सिंचित होता है यहाँ, और भाखड़ा से सिंचित क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय के बावजूद भी हरियाणा कमज़ोर, तो एसवाईएल की बात थी, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया हरियाणा के हित में, उसके बावजूद ये सरकार उसको लागू नहीं करवा सकी। और मैंने उसमें भी कहा, प्रस्ताव भी रखा था कि जो ये आया, सॉलिसिटर जनरल ने खुद बयान दिया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला फाइनल है, उन्होंने कहा कि भाई हमारे को कुछ समय दो, हम नेगोशिएट करेंगे। तो हरियाणा किसी नेगोशिएट पे टेबल पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हरियाणा के तो हित का फैसला हो चुका। क्या फैसला, किस बात से बैठेंगे हम? तो वो फैसला लागू करवाना चाहिए सरकार को, ये कमज़ोर सिद्ध हो रही है उसमें। और उत्तरी हरियाणा का एक क्षेत्र ऐसा है जिसकी ये ट्यूबवेल से होता है खेती, उसका वो नहीं लगता, नहर नहीं लगती, तो उसका जो वाटर टेबल है वो 300 से 400 फुट चला गया। उसको ऊपर लाने के लिए दादूपुर नलवी नहर का निर्माण किया गया था, उसको ये रद्द करने जा रहे हैं। और अब तक कन्फ्यूज्ड हैं, गैर कानूनी काम, क्यों कानून है नहीं, कर सकते नहीं, और इन्हें कह दिया। तो ये बड़ा उनके बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो इस प्रकार से नहर पाट सरकार है इसका नाम। और इन सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि यमुना की पानी यूं ही कम होता रहा, एसवाईएल का निर्माण कार्य यूं ही ठप रहा, दादूपुर नलवी नहर को बरकरार रखकर उत्तरी हरियाणा में भूजल स्तर को रिचार्ज नहीं किया गया, तो वह दिन दूर नहीं जब सारे देश का पेट भरने वाला हमारा प्रदेश हरियाणा, हरा भरा हरियाणा, इस अदूरदर्शी
नीतियों के कारण एक दिन जैसलमेर और बाड़मेर जैसा रेगिस्तान बन जाएगा। इन 3 साल के कार्यकाल में को देखते हुए, सारा एनालाइज करते हुए ऐसा लगता है ये हरियाणा सरकार काम नहीं कर रही है। ये तो ऐसा लगता है कि हरियाणा में सरकार की बजाय एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी काम कर रही है। हरियाणा की जनता की खून पसीने की कमाई, अब 1600 करोड़ इन्होंने जो है इस पर लगाए स्वर्ण जयंती वर्ष में। और एक इवेंट मैनेजमेंट आज यहाँ भी पंचकुला में मनाया जा रहा है, जिसे क्या नाम हाँ, परवाना साहब बहुत सबका धन्यवाद भी किया है। उस इवेंट मैनेजमेंट यहाँ भी मनाया जा रहा है, 3 साल होने पूरे पर। हमने भी किया था, लेकिन हमने कभी इस किस्म का पंप एंड शो नहीं किया, लोगों का पैसा कभी व्यर्थ नहीं किया। 1600 करोड़ रुपया अरे किसी अच्छे काम के लिए लगाते, उसमें ही स्वर्ण जयंती मैंने कहा था भाई पेंशन ही बढ़ा दो बुजुर्गों की, और कोई अच्छा काम लगाते तो, लेकिन नहीं, कि इवेंट मैनेजमेंट है, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट इसको आता। कभी तो गीता जयंती, कभी स्वर्ण जयंती, कभी गऊ के नाम पर इवेंट मैनेजमेंट करते। आज जो है 3 साल इनको हो गए और झूठ बोलकर वोट मांगने वाली हरियाणा सरकार प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुकी है इन 3 साल में। इसलिए सरकार को अपनी झूठ के लिए हरियाणा की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और तुरंत जो है इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में नया जनादेश लेना चाहिए। ये 3 साल का होता, क्योंकि 3 साल हो गए इस बात से। मैंने सोचा अब उनकी क्या क्या आप बात सुन के आए मेरे को पता नहीं। आपने जो 3 बड़ी घटनाओं का जिक्र किया 3 साल में जो हुई है, जिसका आप कहते हैं सरकार विफल रही है। विफल नहीं रही है, विफल नहीं रही है। सरकार की नीयत खराब है, नीयत में खोट है। मुख्यमंत्री जी का ये कहना है, एक बात तो मैंने आप भी कह रहे हो राजनीतिक साजिश है, वो भी कह रहे हैं राजनीतिक साजिश है, तो एक ये राजनीतिक साजिश किसकी? मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। नहीं, आप मैं सवाल, दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि तीनों घटनाएं पिछली सरकार की देन थी, इसके लिए पिछली सरकार जिम्मेदार है। इस पर आप क्या कह रहे हैं? प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लो, उससे साफ जाहिर हो जाएगा कौन जिम्मेवार है। प्रकाश सिंह मेरे कमेटी बनाई हुई मेरी तो नहीं थी, इसी सरकार ने बनाई थी। उनकी क्या रिपोर्ट थी? कई पेज तो उन्होंने पब्लिक नहीं किए। और ये हाई कोर्ट का वो देख लो, हाई कोर्ट का ये जो पंचकुला में हुआ, अगर हाई कोर्ट इंटरवीन नहीं करता, कितनी बार झूठ बोली हाई कोर्ट से, तथ्य को थोड़ा छुपा सकती है। हाई कोर्ट को पहले ये कहा गया 144 लगा दिया, कोई एंट्री नहीं है। फिर यहाँ से मंत्रियों ने बयान दिया कि उनके ऊपर 144 नहीं लगती, हम उनके खाने का इंतजाम करेंगे, हम उनका पीने का इंतजाम करेंगे। इस किस्म के बात सारी सामने, जब भी मैं ये इसका जवाब भी मिल जाएगा उनको, अगर सिटिंग हाई कोर्ट के जज द्वारा जांच करा देंगे तो साफ जवाब मिल जाएगा। इसमें राजनीतिक साजिश किसकी है? वो भी कह रहे हैं राजनीतिक साजिश, आप भी कह रहे हो राजनीतिक साजिश। अरे प्रकाश सिंह कमेटी रिपोर्ट पढ़ लेना भाई, हाईकोर्ट के जज उसमें रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में सारा दोष सरकार पे है, सीएम और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक। मैं तो प्रकाश सिंह पहले ये कह रहे थे प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आने तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो उनका ही बयान था। पहले ये पूछा क्यों नहीं आपने? उनसे क्यों नहीं पूछा? प्रकाश सिंह कमेटी के पहले से कितनी बार आपने बयान छापे उनके? आप बताइए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप तो मेरे से पूछे, मेरा भी हक आपसे पूछना है, कितनी बार बयान छापे आपने? मैं ये पूछ रहा हूँ कितनी बार बयान छापे आपने कि प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट आने दूध का दूध पानी हो जाए? छापे ना? फिर आपने पूछा क्यों दूध कहाँ है पानी कहाँ है? पूछो, क्यों नहीं पूछते? सरकार का क्या ये इस्तीफा मांगो, कुछ अभियान चलेगा कांग्रेस की तरफ से? क्या मांगा तो है, मांगा है, और हम तो इस्तीफा देने वाले तो पूरे हरियाणा मांग रहा है, नहीं तो लोग इंतजार में बैठे हैं। सरकार ने कोई काम नहीं किया, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने 3 साल में इतना काम कर लिया जितने आप 5 साल में नहीं कर पाए। और नौकरियों को लेकर बर्बाद कर दो थी हरियाणा। नौकरियों को लेकर तो आप उनको घेर देते सबसे ज्यादा। उन्होंने कल कहा कि सबसे ज्यादा नौकरियां हमने 13,000 नौकरियां दे दी है अपने 3 साल के कार्यकाल में। मैंने बता दिया, पिछली 14 सरकार दोनों ने दी। मैंने बता दिया जितनी नौकरी दी है उनमें से 10,000 नौकरियाँ की सिलेक्शन तो हमारे टाइम में हुई थी। 3 साल के बाद अब उनकी ज्वाइनिंग अब हुई है, और बहुत सारे तो बाकी है अभी 1,500 के करीब, 1,500। तो इनके
इन्हें बताया तो मैं तो अपनी समझे इनकी दी हुई फिगर बता रहा हूँ, आरटीआई के सवाल के जवाब बता रहा हूँ। 1160 HPSC ने और बाकी 7000 कुछ इन्होंने किए की अपनी अदर देन आवर हैं, निकाले ज़्यादा हैं सदन में जो सीएम ने आखिरी जो गलत है क्या। मुख्यमंत्री ने कल सदन में उन्हें 17,000 कुछ कहा है, 13,000 9,000 फिर 4 लाख को देने हैं। वायदा क्या था, वायदा ये था हम 2 लाख नौकरी देंगे हर साल। हमने तो कर्मचारियों की एज भी बढ़ा दी थी, वो भी वापस ले दी। उनका ही बयान पढ़ा था मैंने। हम हर बात के लिए हाँ, तैयार हैं। मैं तो जब चुनाव होगा, हम तो तैयार पब्लिक को हैं। फेस करने के हम लिए तो ये हर चाहते हालत हैं में तैयार खड़े हैं। लोकसभा के चुनाव के साथ करा दें, लेकिन उससे पहले तो मैं कह चुका हूँ कि हरियाणा के लोगों से माफ़ी मांगकर अभी चुनाव करा देंगे। अगले साल तक की इंतजार क्या जरूरत है, जनादेश लेना चाहिए इनको। जो ये कह रहे हैं हमने तो इतना काम कर दिया, कभी हुआ नहीं, 3 साल में 3 बार तो हरियाणा बर्बाद कर दिया चुनाव। लेकिन अगर लोकसभा के साथ करते तो मैं तो I've already answered, we welcome. हाँ। और यही कारण है साथ कराने का कि ये फेल सरकार है। मैं कह रहा हूँ 3 दिन विधानसभा का सेशन चला है, 3 दिन सेशन चला है शीतकालीन, उसमें मुख्यमंत्री ने और बाकी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा भाई विपक्ष की तैयारी नहीं थी और वो शोरगुल करके वॉकआउट कर गए, कोई इशू उनके पास। कब वॉकआउट किया हमने, वहीं थे। एक बार पहले दिन वो किया कि पहले दिन ये किया था कि जब इन्होंने हमारा वो नहीं माना एडजॉर्नमेंट मोशन, उन्होंने कॉल अटेंशन में चेंज कर दिया, उस बात पे किया था। और जब हम कह रहे थे अभी डिस्कशन करो, हम तैयार हैं, तैयार तो वो नहीं थे, ये तो उसी टाइम कर देना चाहिए डिस्कशन 1 by 1। दादूपुर नल भी मुद्दा नहीं है, बाजरे की खरीद मुद्दा नहीं है, नहीं कानून व्यवस्था SYL कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दे बताए तो हैं आपके सामने। ये मुद्दे नहीं, ये जो मुद्दे बताए बरसाती नाले ही बनाया था, वो नहर बनाई नहीं थी इरिगेशन के लिए, वो बनाई स्वास्थ्य वाटर टेबल ऊपर लाने के लिए। सर सीएम ने ये कहा है 2008 में ये फैसला लिया गया था सरकार की तरफ से कि माइनर्स इसके नहीं बनाए जाएंगे दादूपुर नदी के, उसके बाद ये अनफ्रूटफुल हो गई थी, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। ऐसा है, सरकार का काम मुनाफा कमाना नहीं है, वो इलाके का वाटर टेबल उठाने के लिए थी। और जितने डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे थे उनका हो सकता है, लेकिन नहर ये हुआ था कि भाई नहर पूरी बना लो, ये जो बनानी है, और उसमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि कुछ किसानों की मांग थी भाई यहाँ मत बनाओ, तो इस वास्ते वो था। लेकिन नहर पूरी बनती तो डिस्ट्रीब्यूटर भी बनती, ये तो उनकी सोच है। ये लेकर एक सवाल है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कह चुके हैं कि किसी भी किसान के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जो पराली चला रहा है। लेकिन हरियाणा में अगर हम बात करें यमुनानगर की और इसके अलावा फतेहाबाद, सिरसा, ऐसी जगहों की, यहाँ पर धड़ल्ले से फाइन लगाया जा रहा है। लेकिन क्या एक सरकार की विफलता नहीं है कि कोई ऑप्शन किसानों को बताया नहीं जा रहा, उनको जागरूक नहीं किया? मैं पहले कह चुका इस बात के, ये जहाँ तक पराली का सवाल है, तो अगर किसान को अगर वो नहीं अल्टरनेटिव दोगे तो उसको तो गेहूँ बनाने की भी जगह नहीं बचेगी, तो उसकी मजबूरी है। तो सरकार को उसका कोई अल्टरनेटिव देना चाहिए, उसके बाद लागू करनी चाहिए। सरकार ये कहती है कि परंपरागत खेती को छोड़ के आप फूलों की करो, फलों की करो। इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मंडी बननी है गन्नौर में, और धनखड़ साहब 8-9 बार विजिट हुए हैं, आज तक ना तो उन्होंने स्टडी रिपोर्ट दी, और विधानसभा में जो सवाल है तो उसमें उन्होंने डेट मेंशन नहीं की कब तक बनेगी। मैंने कह चुका हूँ, मैं एक भी सरकार ने 3 साल में जनहित का फैसला नहीं किया, एक भी नई प्रोजेक्ट लेके नहीं आए। मैंने तो यही कहा था पहले दिन, 1 साल के बाद यही कहा था, जब इनकी देख लिया मैंने, भाई जिस तरह है अगर इतना ही रख देंगे, मैं उसके लिए भी धन्यवादी होऊंगा इनको। ये गन्नौर की इंटरनेशनल मार्केट का सवाल मैंने लगाया था, गन्नौर की इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर फ्रूट वेजिटेबल मार्केट का सवाल मैंने लगाया था। और जब 10वां सवाल था तो 11वां सवाल ये था
उस समय भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक खड़े होकर शोर मचाने लगे, बहस करने लगे, ताकि इस सवाल का जवाब सरकार को ना देना पड़े। क्योंकि मैं ये पूछता एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कि 9 बार विदेश जाने के बाद भी और 2500 बार ये अखबार में बयान देने के बावजूद भी कि ये मार्केट बनेगी, ये मार्केट क्यों नहीं बन रही है, इसमें एक ईंट भी नहीं लगी है कांग्रेस की सरकार जाने के बाद। इस सवाल का जवाब न देना पड़े सरकार को, इसलिए शोर मचाकर क्वेश्चन आवर को ओवर करा, साजिश के तहत। एक सवाल विधानसभा में कल तो आपने बातें करेंगे तो कादियान के अंदर गीता जी वो कल भी जब ग्रुप सी और डी के बारे में 11% प्रस्तावक बात हुई थी, विधानसभा के अंदर की एक बात बोलते हैं, बाहर की बात बोलते हैं। पिछली सरकार में गांधी जी पारदर्शी नीति, हमने पारदर्शी ये बताएं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ऐसा है ये क्या है बताएं, सुन लो भाई, दे रहे हैं आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। 2 कैटेगरी CND के लिए CND 2 कैटेगरी के लिए इंटरव्यू खत्म करने की उन्होंने एक बिल लाया और उन्होंने, आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 3 कारण मोटे तौर पर दिए। एक तो ये है कि भाई केंद्र में मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया, तो उस बात पर भी ये खरे नहीं उतरे क्योंकि 2 साल हो गए उन बातों को। अगर उस बात को इम्प्लीमेंट करते उस डिसीजन के हिसाब से तो इस तरह से वो खारिज हो जाता है। दूसरे मुख्यमंत्री जी ने 2 कारण बताए। एक कारण तो ये बताया कि भाई लागत कम आएगी, कि इंटरव्यू बुलाते थे, इतने टाइम खर्च होता था, इतनी बात होती थी, इतना हिसाब। लेकिन लागत की कॉस्ट के ऊपर अगर आप सिलेक्शन क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करोगे तो ये स्टेट के इंटरेस्ट में नहीं है। नंबर 2, जहाँ लागत की बात है, आप हरियाणा बनने के बाद 50 साल का रिकॉर्ड RTI से मंगवा लो। 6 करोड़ से ज़्यादा पहले सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था, अब सर्विस सिलेक्शन कमीशन। 6 करोड़ से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट पर, कंडक्टिंग पर और पेपर की चेकिंग पर 6 करोड़ से ज़्यादा पर ईयर का बजट नहीं लगा। अब आप 3 साल का नौकरियां नहीं लगी, 3 साल का जो इनका बजट है वो तकरीबन 18 से 20 करोड़ रुपए हर साल का है, जो लागत की बात कर रहे हैं। ये क्यों है? जैमर लगा दिए, CCTV कैमरे लगा दिए, पेपर लीक कर दिए, बायोमीट्रिक लगा दी, बायोमीट्रिक सिर्फ अपने लोगों को ये टेंडर दिए। मैंने पता है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा खुला दिया, नो खुल, जैमर लगे, टेंडर लगे, CCTV कैमरे लगे अपने लोगों को, और इसकी लागत बढ़ गई। और दूसरा, नौकरियां लगी नहीं, पेपर लीक हो गए। हाई कोर्ट में बहुत सारी, जैसे बताया ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने कि हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। तो इस तरह से लागत कम नहीं हुई, लागत बढ़ी है, लागत का जो मुद्दा उठा। दूसरी बात आप बता रहे हो ट्रांसपेरेंसी पर, करप्शन की, इसमें क्या है? अब इंटरव्यू में ये ठीक बात है भाई, करप्शन कुछ कम होगी, लेकिन वो तो नौकरियां नहीं बची इंटरव्यू के लिए। तो जो CD और CND के लिए नौकरियां तो एडवर्टाइज कर दी 40,000 जिनके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, या तो उनका भी कोई समाधान करो। तो 40, ये क्या है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से तो कोई लिस्ट जाती नहीं, लेकिन लिस्ट इसमें मेंबर जो है वो खुली लूट, MLA मंत्रियों की कोई मान नहीं रहा, खुली लूट मेंबर जो है, कमीशन के मेंबर वो खुली लूट मचा रहे हैं। और करप्शन करके भर्ती कर रहे हैं, करप्शन करके भर्ती कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद भी देखते हैं लिस्टें, और कल उन्होंने विधानसभा में कहा था 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम क्लर्कों की ज्वाइनिंग करवा देंगे। खूब देखता है, कमाल कर दिया रखा आपने। देखो कहने नहीं, मैं आपकी बात कहने के लिए कुछ कहूँ है कोई बात है तो प्रूफ लाओ, कौन सी पर्ची थी, कौन सी डिश थी, कौन सी कहाँ फीड हुआ, किस तरह से हुआ, लाओ फिर।
यानी ऐसा है JBT का हाई कोर्ट तक फैसला हो गया, समझे कि नहीं? कोई भी एक बताओ सिलेक्शन जो है इस बात पे वो हुई हो, और इनकी इस बात पे हाई कोर्ट तक के आदेश हो गए, पेपर लीक हुए। क्या बात कर रहे हो आप? ये तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा खोल दिया इन्होंने। जो स्टाफ हैं? सिलेक्शन के मेंबर्स पे आप करप्शन के आरोप लगा रहे हैं, हाँ। तो आगे आने वाले समय में कोई खुलासा करेंगे कि किस तरह से करप्शन हो रहा है वहाँ? ये करप्शन हो रहा है, ये मुख्यमंत्री जी को भी पता है। मुख्यमंत्री जी भी मतलब मोर और लेस इन्वॉल्व है, मैं आपको बताऊं। मतलब मेंबर मुख्यमंत्री जी भी इन्वॉल्व। हिमाचल जाके आए हैं, अभी गुजरात वगैरह भी जाएंगे। अभी गुजरात में दिसंबर में है इलेक्शन, पहले तो हिमाचल का होगा ना। गुजरात का तो अभी नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन डेट तो हो गई, लेकिन अभी तो बहुत टाइम है। कांग्रेस की सरकार बनेगी। साहब, सरकारी नौकरी के अलावा अगर प्राइवेट नौकरी की बात करें तो कल सदन में कहा है सीएम ने कि हमने 1,96,000 लोगों को ट्रेनिंग दी है, जिससे रोजगार पैदा हुए हैं, और अब तक ट्रेनिंग देने से रोजगार पैदा नहीं होते। 3,13,000 लोगों को हम रोजगार दे चुके हैं, जिसमें 60 से 70% लोग हरियाणा के हैं। बिल्कुल कहाँ दे चुके? कहाँ दिखा? भाई कहाँ अरे मैं फरीदाबाद में बता रहे हैं ये। फरीदाबाद में मेरे साथ चलो, 1 लाख लोग अब नोटबंदी के बाद वहाँ से बेरोजगार हुए। पानीपत चलो, पानीपत चलो, कहीं तो बताओ, सोनीपत चलो, कोई एक जगह बताओ भाई इतने लगाए हैं। प्लाईवुड और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा अगर ये किस फैक्ट्री में कितनी नौकरी लगी इन सरकार आने के बाद मेरे को लिस्ट दे दें। ले लो आप। खाली फैक्ट देने से कुछ बनती के बाद ये दे कि फलानी जगह इतनी मैंने लगाए, ये आदमी लगे हैं, मैं चलता हूँ, आई विल बी सेटिस्फाइड। इसके अलावा जो 13,000 कह रहे हैं लगा रहे हैं, लगाने के साथ साथ 22,000 लोग जो है वो नौकरियों से निकाल दिए गए। हाँ 22, मैंने कहा था, उसका जवाब नहीं दिया। बैंकों से निकाल दिए, अस्पतालों से निकाल दिए, कोऑपरेटिव बैंकों से निकाल दिए, बिजली बोर्ड से लगा। टोल टैक्स लग रहा है, इसका अभी विरोध भी किया था कुलदीप जी ने, तो वो कह रहे कि 2010 में लगना था ये टोल, तो तब तो लगा हमने लगना था, लगने नहीं दिया ना। 2010 में 2014 तक नहीं लगने दिया ना। ये तो कमजोर सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है। जन हित में नहीं लगने दिया हमने, जो वो खुद कह रहे हैं, और वो अगर वो उनकी बात वो सत्य कह रहे है हैं तो जनहित में नहीं वो तो लगने खुद ही दिया मान रहे हैं इस बात को कि भाई 2010 में लगना था, उस सरकार ने लगने नहीं दिया। नहीं लगने दिया भाई, हम जनहित के वो हैं, वो तो खुद ही मान रहे हैं। मैं इस बात के लिए धन्यवाद ही उनका। कहीं ना कहीं सच अपने आप बोलनी पड़ जाती है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग से भी कर्मचारी लगाएंगे, इनको बाद में हटा दिया जाएगा, क्या उनके साथ ये ठीक? हमने तो आउटसोर्सिंग बंद कर दी थी, जिसकी संख्या ठेके पे दे रहे सब जगह, ये तो हमने बंद कर दिया था। घोषणा पत्र में तो ये और कहा घोषणा कि पत्र ठेका में- प्रणाली खत्म करेंगे। वो घोषणा पत्र में इन्होंने कहा ठेका प्रणाली खत्म करेंगे, कहते कुछ है करते कुछ है, एक भी वायदा पूरा नहीं किया इन्होंने। सर, घोषणा पत्र में तो ये भी लिखा हुआ है कि जीडीपी हम 10% करेंगे, होंगे क्या 10%? फिर जब तो मैं कह रहा हूँ हरियाणा के लोगों से माफी मांग लो भाई, और हरियाणा के लोगों का पैसा छोड़ो, इलेक्शन करवाओ। हरियाणा के लोग बहुत राहत महसूस कर रहे हैं 3 साल पूरा हो जाने पर। हाँ जी, हाँ जी, वो तो पीजी खुलेंगी। पीजी खुलेंगी, इसका मतलब पीजी का मतलब पगला गया।